नमस्कार साथियों, राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम वर्ण विचार पर बात कर रहे थे और वर्ण विचार के अंदर हमने जो है हिंदी वर्णमाला शुरू की थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वर्णों का सामान्य परिचय जो है प्राप्त किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाने से पहले इसका रिवीजन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। इन दोनों में हमने अंतर भी देखा था कि ध्वनि क्या होती है, किसी भी वर्ण की जो है उच्चरित इकाई, मौखिक इकाई जो हम जो है मुंह से उच्चरित करते हैं, वो क्या होती है, ध्वनि। जब हम उसको लिख देते हैं लिखित रूप, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्णमाला सभी जानते हैं कि हम जो है कोई भी जो भाषा है वो उसकी वर्णमाला पर टिकी होती है। यानी कि कोई भी जो भाषा का मुख्य आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, तो वर्णमाला। और हमें जो है पूरी वर्णमाला अच्छे से याद भी होती है, ठीक है, ए आ से लेकर के और ज्ञ ज्ञानी तक, ठीक है। तो सभी को पता है 11 स्वर हैं और उसके अलावा जो मूल व्यंजन है वो 33 हैं, जबकि कुल जो वर्ण है वो मिलाकर के 52 होते हैं। कुछ संयुक्त वर्ण है, कुछ अयोग वहाँ है, कुछ उच्छिप्त हैं, इन सबको मिलाकर के जो है 52 वर्ण होते हैं। तो वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना कि क्या है, ध्वनि क्या है, उसकी उच्चरित रूप वर्ण का, जबकि जो है ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने जो है सामान्य परिचय यहाँ पर देखा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें जो है मूल वर्ण कितने होते हैं, 44। 33 व्यंजन मूल और 33 जो है 11 के है स्वर, तो इनको मिलाकर के जो है 44 वर्ण होते हैं। लेकिन इनके अलावा और भी वर्ण है जो चलते हैं हिंदी के अंदर, क्या है, अयोग वाह, ये भी हमने बात की थी। अयोगवाह वर्ण हमने देखा था। अयोगवाह वर्ण में हमने देखा था अयोगवाह वर्ण में हमने देखा था अंग और अ, और ऐसे जो मूल व्यंजन है वो हमने देख लिए, कैसे लेकर के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 25 तो ये है, इसके अलावा अंतस्थ यर लव और ऊष्म श है। और संयुक्त व्यंजन ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। सभी को पता है कि जो संयुक्त व्यंजन है ये 4 है हमारे, और ये दो व्यंजनों से मिलकर के बनता है। जैसे क्ष की बात करते हैं तो इसमें क और श दो मिलकर के बना है। ऐसे ही जो है त्र, त और र से, और ज्ञ क्या है, ज और ण से, और एक होता है श्र, स और र से मिलकर के। तो इस प्रकार से जो है ये क्षय का ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी गया है कि ये जो है किस किस से मिलकर के बना है। तो क और स से, और इसको खास करके ये दो जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो गए उच्छिप्त व्यंजन, इसी को क्या बोलते हैं, ताड़न जात, द्विगुण और द्विस्पर्श भी बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं, ड और ढ। वो ड और ढ, इनमें नीचे जो है बिंदी नहीं होती, ठीक है, ये अलग है। इनमें क्या होता है, जीभ एकदम से उठ करके नीचे पड़ती है, ठीक है। ये जो ड और ढ है, ठीक है, इनमें जो है इतना जोर नहीं पड़ता, एकदम से जीभ ऊपर उठ के नीचे पड़ती है। इनमें इनमें ड और ढ में, इनमें इसमें थोड़ा कम जो है जीभ उठ करके पड़ती है, लेकिन इसमें जो है ज्यादा जोर से पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं डमरू, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं सड़क, तो एकदम से हमारी जो है सड़क, तो ये कौन सा ड है, ये है उच्छिप्त या ताड़न जात। इसके अलावा हमने वही देखी थी कि भाषा की जो है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। भाषा की जो है सबसे छोटी लेकिन मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। और जब जो है लिखित इकाई की बात करेंगे तो क्या होगी, वर्ण। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि है,
मौखिक इकाई भी सबसे छोटी क्या है, ध्वनि है, लेकिन जब लिखित इकाई की बात होगी तो क्या होगी, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द। और भाषा की पूर्णतम इकाई यानी किसी भाव को या हम जो अपने मंतव्य को प्रकट करते हैं वो क्या होती है, वाक्य। फिर हमने जो है वर्णों के जो है भेद देख लिए थे, स्वर, व्यंजन और प्लुत स्वर भी होते, सॉरी प्लुत जो है स्वर में आते हैं, ठीक है। जब हम जो है स्वरों का जो है विभाजन करेंगे तब आगे देखने वाले हैं किस प्रकार से जो है स्वरों का 3 प्रकार से विभाजन किया गया। लेकिन हमारी वर्णमाला के अंदर क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन मिलकर के, जिसमें हमने पीछे देखा कि मूल स्वर कितने हैं और मूल व्यंजन कितने हैं। रिकॉल करो, 11 जो है स्वर हो गए और 33 मूल स्वर, और कुल मिलाकर के 52 बनते हैं। एक अनुस्वार का जो है बारे में जो है यहाँ पर आया है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। एक हमने जो है पिछली क्लास में अनुनासिक के बारे में जाना था, तो इनमें अंतर ध्यान रखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक में खाली। तो अनुनासिक और निर्नुनासिक ये स्वर से संबंधित है, अनुनासिक ये किससे संबंधित है, ये केवल स्वरों से संबंधित है, ठीक है। ये जो चंद्र बिंदु वाली जो मात्रा रहती है, ठीक है, ये स्वरों के साथ लगती है, ठीक है। जैसे चांद, तो च के साथ में आ आया है और फिर चांद, आ के ऊपर जो है मात्रा लगी। लेकिन अनुस्वार क्या होता है, ये केवल ये होती है, और ये क्या होता है, पंचम वर्ण होता है। कै ख ग घ, पांचवा कै का पंचम वर्ण, ऐसी च का पंचम वर्ण। जो भी जो आगे वो जो है वर्ण आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर कंगन, जैसे मैंने लिखा कंगन, ठीक है। तो इस ग से पहले आएगा, इसका पंचम वर्ण होगा, ठीक है। तो ग का पंचम वर्ण क्या होता है, हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंगन, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इस बिंदी को हटा करके हमने क्या कर दिया, इसका पंचम वर्ण लिख दिया। ये हमने देख लिया था, ये व्यंजन हमने देख लिए थे कि इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया। और स्वर और व्यंजन की परिभाषा के रूप में भी मैंने बताया था। स्वर में क्या होती है कि वायु जो है निर्बाध रूप से, यानी कि बिना कहीं जो है रुकावट के जो है मुंह से बाहर निकलती है। जबकि व्यंजन में क्या होती है कि जो प्राण वायु जो यहाँ से हमें हमारे अंदर से उठती है वो कहीं ना कहीं रुकती है, कहीं ना कहीं टकराती है, और इसी के कारण जो है इसको क्या कहते हैं, व्यंजन। अब इसमें अलग अलग प्रकार से इनका विभाजन भी किया गया है, किस प्रकार से, स्पर्शी यानी कि जो कहीं ना कहीं हवा साइड में स्पर्श होती है, अंतस्थ, ऊष्म। तो ये जो है कै वर्ग, ये मैंने बताया था, और जो है हम आगे भी फिर से चर्चा करने वाले हैं, शायद इसके बारे में नहीं किया हमने। कै वर्ग क्या होता है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसका तालव्य से, ये कंठ यहाँ पर यहाँ नीचे होता है, इससे ऊपर थोड़ा तालु ऊपर की तरफ जो यूं जो है लटका हुआ सा रहता है, कभी आपने देखा हो यहाँ पर, ये तो कंठ है। तालु ऊपर से जो है नीचे की तरफ जो है एक थोड़ी खाल सी जो है लटकी होती है, उसको बोलते हैं तालव्य। मूर्धन्य ये दंते होता है, और पैवर्ग ओष्ठ। तो ओष्ठ तो सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है हवा टकराती है या जीभ यहाँ पर जो है आकर के टकराती है। और दंत, जब जीभ क्या करती है, जीवा हमारी दांत से टकराती है, तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। मूर्धन्य ये ऊपर वाला हिस्सा, ये बीच का, ठीक है, यानी कि दांतों से पीछे का हिस्सा, और उससे पीछे क्या होता है, ऊपर की तरफ तालु होता है। ये तो हमने देख लिया अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्ण जो है हमने तीनों चारों देख ही लिए, ठीक है। ये क्या है, ये मूल व्यंजन नहीं है, तो क्या है, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। ये हमने जो है स्वरों का विभाजन देखा था पीछे। अब हम जो है इसको विस्तार से देखने वाले हैं। स्वरों का केवल हमने विभाजन नामकरण देखा था कि किस प्रकार से स्वरों का काफी प्रकार से विभाजन किया गया है, ठीक है। मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा आती है, वैसे दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत में इस 2 से ज्यादा यानी कि 3 के आसपास। उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अभी मैंने पीछे बताया अनुनासिक क्या होते हैं और अनुनासिक या निर्नुनासिक एक ही बात है, ठीक है। हम अभी इसका विस्तार से फिर से अध्ययन करने वाले हैं। जीवा की जो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो है आगे का जो है जीव का हिस्सा उठता है या मध्य का या पीछे का, ठीक है। तो ए का जो है ध्यान रखेंगे, ए जो है मध्य में आता है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है कि किसमें जो है वृत्तकार मुंह बनता है हमारा, यानी कि ऊ के जैसे जो उच्चारण होंगे या ऊ से बनने वाले जो होंगे उनका जो है वृत्ताकार मुख बनेगा, बाकी का अवृत्ताकार बनता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी कि जो है आभ्यंतर प्रयत्न होता है या बाह्य प्रयत्न होता है, प्रयत्न, इसी आधार पर व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, आगे हम देखने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से मूल स्वर हैं और कौन कौन से जो है संधि स्वर हैं।
यानी कि मूल स्वर तो हो गए ए, छोटी ई, छोटा उ और री, और इसके अलावा जो है उनके दीर्घ रूप क्या हो जाते हैं, ए का आ, छोटी ई का बड़ी ई, उ का उ, और जो है उसके आगे जो है ए ऐ और ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने पीछे देखा जिस प्रकार से क वर्ग कंठ तालव्य जो है, च वर्ग मूर्धन्य, ट वर्ग ओष्ठ पै वर्ग, ऐसे ही जो है यहाँ पर कंठ तालव्य स्वर और कंठ ओष्ठ स्वर, यानी कि किस प्रकार से जो है कुछ जो है स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु को मिला करके होता है और कंठ और ओष्ठ को। अच्छा, एक जाति के आधार पर रह गई सहजाति, यानी कि एक जाति के होंगे, यानी कि हम कहते हैं ना कि ये मेरी जाति का है ना? जैसे ही जैसे ए और आ इनकी एक जातियां होंगी, इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। या फिर विजातीय अलग जाति को, ए और ई अलग अलग जाति के होंगे। तो अब हम जो इनका जो हमने विभाजन देखा था इसका अब विस्तार से अध्ययन करते हैं, यानी कि हम केवल स्वरों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अभी व्यंजन इसके बाद आने वाले हैं। तो स्वर को सभी को पता ही है कि स्वर की परिभाषा हमने क्या बताई थी, क्या होते हैं स्वर, एक बार रिकॉल करो, आपको याद है तो। स्वर वे ध्वनियां होती है जिनका क्या होता है, जो हमारी जो फेफड़ों से उठने वाली वायु निर्बाध रूप से सीधी जो है मुंह से बाहर निकल जाती है। तो वो दांत, होठ, ऊपर तालू, इनसे जो है कहीं से ठीक से टकराती नहीं है, घर्षण नहीं होता, कहने का मतलब ये। जैसे हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कंठ से उठ करके बस सीधी हवा जो है बाहर आ जा रही है। मात्रा काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हम देखते हैं, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा का मतलब ही क्या होता है, समय, समय को मात्रा काल कहते हैं। इसी आधार पर जो है स्वरों के तीन भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी कि जिनमें कम समय लगेगा, दीर्घ हम कहते हैं ह्रस्व का विलोम क्या होता है, दीर्घ, यानी कि ह्रस्व जिसके अंदर एक मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ के अंदर दो मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत में इन दोनों से ज्यादा, यानी कि तीन मात्रा या उससे ज्यादा। हम देखने वाले प्लुत स्वर मैंने पीछे बताया था क्या होते हैं, एक बार रिकॉल करो, आपको याद हो तो। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ऊ का उच्चारण जो लंबा करते हैं हम, यही क्या है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, तो ये जो आ का उच्चारण जो बढ़ रहा है, यही क्या है, प्लुत स्वर है। वैसे हम जो है इसको जो है लेखन में जो है इसका प्रयोग आज के समय में न के बराबर है, लेकिन उच्चारण में इसका प्रयोग हम काफी करते हैं। ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर है, मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में निम्न चार ह्रस्व हैं, ए, ई, उ, री, ये संस्कृत का है, और संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हीं में इसका प्रयोग होता है। हिंदी के शब्दों में जो है इसका प्रयोग न के बराबर है, यानी कि जो तत्सम शब्द, यानी कि जो हिंदी जो संस्कृत से हिंदी में आए उनमें जो है जैसे ऋतु वगैरह हो गए, तो ये संस्कृत के शब्द हैं जो ऐसे के ऐसे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। ह्रस्व स्वर हो गया यानी कि एक मात्रिक जो है एक मात्रा का समय लगता है। अब आगे हम दीर्घ स्वर, यानी कि इनको कह सकते हैं एक मात्रा से ज्यादा, तो कितनी, द्वैमात्रिक, या इन्हीं को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वरों में ही शामिल होते हैं। अगर कोई हमसे अलग से पूछेगा तो हम अलग से भी बता देंगे, अगर वो कंबाइंड में पूछ रहा है सवाल तो हम वैसे भी बता देंगे, ठीक है। यानी कि दीर्घ स्वर के भी अगर हमें से कोई भेद करवाए तो हम दीर्घ स्वर के भी कितने भेद कर सकते हैं, दो, एक तो संयुक्त स्वर और एक संधि स्वर। या इन संयुक्त की बजाय हम इसको कहेंगे, क्योंकि संयुक्त तो फिर जो है संधि से ही बन जाएंगे, हम इनको क्या कहेंगे, दीर्घ। कोई हमसे संधि स्वर पूछे तो हम उसको भी अलग करके लिख देंगे, कौन कौन से वो भी देखेंगे। द्विमात्रिक या संयुक्त वर्ण, द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित 7 स्वर हैं, और इनमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर की बजाय और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, उसमें एक मात्रा का समय लगता था। जैसे हमने देखा था कि ए, ई और उ, और इनमें जो है क्या लगने वाला है, दो मात्रा का समय। ये क्या है, ए का दीर्घ रूप आ, ई छोटी ई का दीर्घ रूप बड़ी ई, और छोटे ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ। तो देखते हैं द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित 7 स्वर हैं, आ, ई, उ, ये तो हमने देख लिए। ये क्या है, संधि स्वर है। जब हम संधि का जो है अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि जो है ए और ई मिल करके, ठीक है, ए और ई मिल करके क्या बना, ए, और ए और ए मिल करके क्या बनता है, आई। अभी ए और ई मिलके ये भी जो है ए किससे बना है, ठीक है,
ऐसे ही जो है ए और ऊ से मिल करके, ए और छोटा ऊ से मिल करके, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, दीर्घ स्वर में आते हैं और जो है इसमें संयुक्त या संधि स्वर भी शामिल होते हैं। और जब ये जो हम संधि पढ़ेंगे तब इसका विस्तार से फिर से अध्ययन करने वाले हैं। ए प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, औ। और ये ऊ सभी जानते हैं, सॉरी, ए और ओ मिल करके, और ए और ओ में क्या है, ओ में ए भी है और ऊ भी है, ठीक है। ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों से ये भी जो है, ठीक है, बनते। तो कहने का मतलब ये है कि दीर्घ स्वर और जो है इसमें संधि स्वर दोनों शामिल है, किसके अंदर, दीर्घ स्वर के अंदर। देखो यहां पर और आगे विस्तार से बताया गया है कि दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों से, यानी कि हम कहते हैं ना कि दीर्घ संधि के अंदर पढ़ते हैं ए और आ बराबर क्या होता है, आ। चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो छोटी ई या बड़ी ई हो, इन दोनों से मिलकर भी क्या बनती है, बड़ी ई। तो ये क्या होता है, इनके दो स्वरों का हो गया ना, ए और ए मिलकर के बन गया, तो क्या बन गया, आ। तो ये क्या हो गया, इनके दीर्घ रूप। आगे और बताया गया है आ, ए और ए से मिलकर के, राम में यहां पर भी ए है और ये ए तो है ही, इस दोनों को मिलाकर के यहां पर क्या बन गया, आ, रामानुज। रवि और इंद्र, रवि में यहां पर छोटी की मात्रा है, इधर भी छोटी की, यहां पर क्या बन गई, बड़ी ई की मात्रा। भानु, यहां पर छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, इनको मिलाकर के यहां पर भानुदय, बड़ा ऊ हो गया। नर, यहां पर ए है और यहां पर ई, तो क्या बन गया, ए और ई मिलकर के ए बन गया, नरेश। चलो इसका उदाहरण लिखना भूल गया मैं, नव और उदय, तो ये क्या हो गया, यहां पर तो ए है और इधर ऊ है, ये क्या हो गया, नवोदय। और जल में यहां पर ए है और ये ओ है, इनको मिलाकर के क्या बन गया, औ। तो यहां पर ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो आप ह्रस्व स्वर को याद रख लो, उसके अलावा जो बच गए सब दीर्घ है ना। तो आसानी से आप याद रख सकते हो कि जो ए था, छोटी ई थी, छोटा ऊ था और री था, ये क्या थे, ह्रस्व स्वर थे। इनके अलावा जो बच गए सब दीर्घ है, ठीक है। याद रखने का आसान से तरीका। अब आ जाते हैं हम प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में बताया है कि मूलतः कोई भी स्वर प्लुत स्वर नहीं होता, लेकिन जब किसी स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में लगने वाले समय का 3 गुना समय लगता है, तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। मैंने बताया इसका संबंध किससे है, केवल और केवल उच्चारण से है, ठीक है। ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसको हम लिखते हैं कि ये जो है क्या है, प्लुत स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण में जो है प्रयोग होता है। तो कोई आपसे पूछा जाए कि ऐसा स्वर जिसका प्रयोग केवल उच्चारण में होता है, तो वो क्या है, प्लुत स्वर, पूछ सकते हैं स्वर। स्वर के प्लुत रूप को व्यक्त करने के लिए उसके साथ जो है ये चिन्ह लगाते हैं ना, 3 का, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ओम। तो ये जो ये है, इसका उच्चारण हम बढ़ा करके करते हैं, ओम, या फिर हम कहते हैं राम। जब जोर से किसी को दूर से बुलाते हैं ना, तब हम ये बोलते हैं लंबा खींच के। मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन सर्वप्रथम जो है संस्कृत आचार्य पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके अंदर किया गया था। ये मुर्गे की जो प्रातःकालीन बांग होती है, कुकड़ू कू ऐसे बोलता है ना वो, ये भी क्या है, एक तरीके से क्या है, प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है पाणिनि ने जो है बताया है, हमने देखा था पीछे कि अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि की, ठीक है, प्रसिद्ध रचना है, उसमें उन्होंने बताया कि एक मात्रो भवेद भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम चार्थ मात्रकम। यानी कि उन्होंने बताया है कि एक मात्रा वाले क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर, द्विमात्रा वाले दीर्घ, और त्रिमात्रा वाले प्लुत, और 4 मात्रा वाले व्यंजन। अर्थात एक मात्रा के नीचे बताया गया ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और 3 मात्राओं वाले प्लुत स्वर, और जो है व्यंजन की मात्रा आदि, सॉरी ये अर्ध है, चार्ध, च यानी कि और अर्ध, सॉरी 4 नहीं होगी, क्या होगी, आधी। जहां चार्ध मात्रकम का मतलब आधी मात्रा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक मात्रा ह्रस्व, यानी कि हम देखते हैं, एक मिनट जो है फिर से समझा देता हूं, आधी मात्रा है कैसे। देखो ये जो क है ये पूरा है,
लेकिन ये जो है पूरा वर्ण व्यंजन नहीं है, तो क्या है, कै, ये जो है व्यंजन है, इसमें जो है स्वर मिल करके अब जो है पूरा जो है ये वर्ण बन रहा है। ध्यान रखेंगे, व्यंजन क्या है, ये है मूल जो व्यंजन होते हैं ये है, ठीक है। ऐसे ही जो ख होता है ये भी हलंत के साथ होता है, जब इसमें स्वर का मेल होगा तब ये जो है पूर्ण वर्ण ख बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, आधी मात्रा यानी कि अर्धमात्रकम। उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया, यानी कि हमने देख लिया मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में जो है चार जो है हमने देखे स्वर थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, उसके अलावा जो बच गए सब दीर्घ है। अब उच्चारण के आधार पर कहां से जो है इसका उच्चारण हो रहा है, उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का जो है निम्नलिखित उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक, यानी कि हम केवल जो मुंह से उच्चारण कर रहे हैं या मुख और नाक दोनों से, तो जो है अनुनासिक का मतलब क्या हो गया, मुख के साथ साथ हम जब नाक से भी उच्चारण करते हैं तो होता है अनुनासिक। और अनुनासिक, अन मतलब की रहित है, किससे, नासिका से। तो जिसका नासिका से नहीं होगा तो किस किस से होगा, केवल मुख मुख से जब उच्चारण होगा तो वो क्या होगा, निर्नुनासिक या अनुनासिक। तो यहां पर जो है बताया गया है कि अनुनासिक स्वर क्या होता है, मुख, नासिका, वचनो अनुनासिक है, यानी कि मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास, वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है, यानी कि जो प्राण वायु, जो श्वास वायु अंदर से हम जो है उच्चारण करते समय निकालते हैं। हम जानते हैं कोई भी वर्ण का उच्चारण क्या होता है, अंदर से जो वायु है हमारी जो है स्फोटन विधि से जो है बाहर आती है, वो कहीं ना कहीं टकराती तब उच्चारण होता है। ऐसे ही थोड़ी ना कि हमारा मुंह बंद है और हम कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो प्राण वायु है अंदर से आ रही है, वो कहीं ना कहीं टकरा रही है, उसके आधार पर जो है वर्णों का जो उच्चारण हम करते हैं। तो मुंह और नाक दोनों से जब वायु बाहर आती है तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए स्वर के साथ क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आसान जो है आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे हम कहते हैं चांद, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहां पर क्या है, अनुनासिक स्वर आ। अनुनासिक स्वर के उदाहरण यहाँ पर ये बताए गए हैं कि जहां पर भी जो है ए के साथ में ये अंग आएगा, ठीक है, तो ये क्या है, अनुनासिक स्वर है। आ के साथ हम इसके चिन्ह बिंदु लगा देंगे, लेकिन जब ऊपर वाली जो मात्रा आएगी, ठीक है, तो उसके साथ ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ही लगेगा, ऐसे नहीं लगाते हैं, ये इसका प्रयोग हम ऐसे नहीं करते हैं। क्यों, जो मात्रा के साथ ही ऐसे ही लगता है, जैसे अनुस्वार लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्वर के साथ है तो क्या होगा, ये मात्रा क्या होगी, चंद्र बिंदु वाली ही होगी। ऐसे ही आई के साथ, ए के साथ भी ऐसे ही होगी और आई के साथ भी ऊपर आएगी तो ये मात्रा ऐसी ही लगती है, ठीक है। लेकिन होगा ये क्या, ये अनुनासिक जो है स्वर होगा यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक जो स्वर होता है उसकी क्या पहचान है, कि वहां पर जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है। कोई परिभाषा आपसे पूछे कि जब श्वास जो है, जो श्वास वायु है मुंह और नाक दोनों से, ठीक है। अब आ गया अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। अन यानी कि रहित, अन का जो है उपसर्ग है सभी जानते हैं, और अन का मतलब नहीं के अर्थ में आता, और वही है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ हुआ जब किसी स्वर का उच्चारण जो है केवल श्वास, मुंह से जो है, यानी कि जो श्वास वायु है केवल मुंह से ही निकलती है, नासिका से नहीं। अनु यानी कि पीछे, और नासिका यानी कि नासिका से, और अन आ गया यानी कि रहित, यानी कि पीछे जो नासिका है उससे जो है वायु नहीं निकलेगी, तो किससे, केवल और केवल मुंह से जब वायु निकलेगी तो वो क्या होंगे, अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। ये तो सभी जानते ही हैं, अनुनासिक स्वर कौन से हो गए, ये ए, आ, ई, ये क्या है, अनुनासिक या जो साधारण स्वर है जो हम पढ़ते हैं, यही क्या है, अनुनासिक या निर्नुनासिक। अब कहीं अनुनासिक बनाओ इनको तो हम बना देंगे अंग,
आ। तो हम जो है इनको अनुनासिक बना देंगे। ये क्या हो गए? अनुनासिक। अब जो है आपको बताना है, मैंने आपके लिए जो है सवाल लिखा है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। चलो मैंने पीछे बताया, इसकी मात्रा ही बता दो, बाकी तो अंतर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। वैसे आप तो इतना बता दो कि अनुस्वार की मात्रा क्या होती है और अनुनासिक की मात्रा क्या होती है, उसी से मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ समझ में आया है। सोचो, आप अपने मन में विचार करो। ठीक है, सोच लिया होगा। मैंने बताया था कि जो अनुस्वार है ये क्या होता है? पंचम वर्ण होता है और इसकी मात्रा ये होती है। ठीक है, और अनुनासिक जो है ये चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अनुस्वार और अनुनासिक में आपने अंतर देख लिया होगा। आगे बाकी आगे हम जो है विस्तार से भी देखने वाले हैं। ठीक है, जीवा की जो है उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि जीवा का जो आगे का भाग, बीच का भाग या पीछे का भाग, कौन सा भाग उठ रहा है, उत्थापित यानी कि उठना। जिह्वा के उत्तापित भाग के आधार पर वर्गीकरण करने पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखेंगे, हम इसका उच्चारण करके भी देखेंगे। ठीक है, अग्र स्वर के उच्चारण के समय जीभ का आगे का भाग उठता है। ठीक है, अग्र का मतलब आगे का, लेकिन कौन सा? जिह्वा का। ये कौन से है? ई। बोल के देखो, ई। जब देखोगे तो जो है ई, ई ये जो है छोटी ई है। ठीक है, इसको हटा देना। छोटी ई, बड़ी ई, और इनसे बनने वाले ए और आई सभी जानते हैं। ए और आई किससे बनते हैं? ए और ई से मिलकर के। तो ये तो क्या है? तो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रख लो कि ई से बनने वाले जो स्वर है वो क्या है? अग्र स्वर है। ठीक है, आपको उच्चारण में बोलने में जो है समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान रखने का आसान सा तरीका है कि ई वाले जो स्वर हैं वो कौन से हैं? आगे वाले। ए वाला जो स्वर होता है वो क्या होता है? मध्य। इसके अलावा जो ऊ से बनने वाले होंगे वो क्या होंगे? ऊ ऊ जो तो ये हो ही गया, और ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ। तो ध्यान रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि ए तो बीच में आ रहा है। ठीक है, और ई से बनने वाले समस्त जो स्वर हैं वो क्या आ रहे हैं? अग्र स्वर में। बच गए जो सभी पश्च में। तो क्या बच गया? ए के बाद जो आ है वो भी पश्च में आता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ए और आ दोनों मध्य में कर दो, नहीं। ए और ए जो है केवल मध्य में, इसके अलावा आ, उ और जो है ओ और ऊ से बनने वाले ऊ से ही, ये क्या है? पश्च में आते हैं। तो ध्यान रखना, मध्य में क्या है? ए। यानी कि कोई कहे कि मध्य स्वर कौन सा है, तो हम कह देंगे ए। अग्र स्वर बताओ कौन कौन से हैं, बगैर देखे बताना स्क्रीन पे। तो ई और ई से बनने वाले, ई और ई से ही बनने वाले क्या है? ए और आई। चलो, तो हमने देख लिया था अग्र स्वर यानी कि जीभ का अगला हिस्सा उठता है। ऐसे ही मध्य स्वर के उच्चारण के समय जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है, इसलिए इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। बीच का मतलब सभी जानते हैं केंद्र होता है। और पश्च स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का हिस्सा जो है ऊपर उठता है। आ, उ, ओ और औ, ये क्या है? पश्च स्वर है। सभी जानते हैं, आ बोलेंगे तो यहां से बोलेंगे, थोड़ी पीछे सीख से। ठीक है, ए जब बोलते हैं तो बीज का हिस्सा उठता है। ठीक है, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। उच्चारण करके देखो, जीभ में भले ही आप लगेगा ये पीछे से हम बोल दें, लेकिन जीभ का भी थोड़ा सा भाग उठता है। इसका जो है केवल आपको आवाज मात्र होता है। समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई जीभ का कौन सा भाग उठ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या? बड़े बच्चे, खास करके छोटे बच्चे ध्यान नहीं रखने। ठीक है, जो 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनसे जो है बराबर सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठों की गोलाई यानी कि ओष्ठ जो है ये पूरा जो है वृत्ताकार होता है या केवल फैल जाता है, वृत्ताकार नहीं होता है। तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं कि जो ओष्ठों की जो गोलाई के आधार पर दो प्रकार इसके किए गए, वृत्ताकार या इसी को कह सकते हैं वृत्तमुखी, यानी कि मुख कैसा बन गया? वृत्त का ही जैसा। अवृत्ताकार यानी कि वृत्त नहीं है, यानी कि गोल नहीं है,
या अवृतमुखी यानी कि मुख जो है वृत्ताकार नहीं है, इसका मतलब भी यही है। सभी जानते हैं वृत्त का मतलब होता है जो है बिल्कुल गोल होना, ठीक है। और ऐसे ही जो अवृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार जो नहीं है, ए का मतलब भी क्या होता है, विलोम के अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है, क्या, ए जो उपसर्ग होता है। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल हो जाता है। यही कारण है कि इन स्वरों को जो है वृत्तमुखी या जो है वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ऊ से बनने वाले सभी जानते हैं। ऊ जैसे ही हम बोलते हैं हमारा होठ देखना गोल हो रहा है, ऊ। अब ये जो ऊ से बनने वाले जो भी हैं सारे क्या है, वृत्ताकार होंगे। अब उस ऊ का जो है दीर्घ रूप क्या है, बड़ा ऊ। और ऊ से बनने वाले कौन से हैं, ओ और औ। बोल के देख लो, ये तो आसानी से दिख जाएगा आपको। ऊ, ऊ, ओ, औ, ए। देखो सारा मुंह फैल गया मेरा, ये तो आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए तो मेरा मुंह फैल गया। अब देखो मैं ऊ बोलता हूँ, ऊ, देखो मुंह गोल हो गया, ठीक है। आ फिर फैल गया। अब मैं बड़ा ऊ बोलता हूँ, ऊ, तो भी गोल हुआ। तो जब मुंह जब गोल होगा तो वो क्या होगा, वृत्ताकार। ऐसे ही ओ, अब मैं बोलता हूं ई में देखो फैल गया ई, तो ये क्या है, अवृत्ताकार है। तो समझ में आ गया होगा, ऊ ओ औ क्या है, वृत्ताकार। इसमें क्या है, हमारा जो होठ है या जो हमारा जो मुंह है वृत्ताकार बनता है। अवृत्ताकार या अवृतमुखी जिनका उच्चारण करने पर जो ओष्ठों का जो आकार है गोल न होकर बल्कि क्या होता है, फैल जाता है साइडों में। यही कारण है कि इन स्वरों को अवृतमुखी स्वर या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए आ, ई और ए ऐ। अब जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी कि हम जो उच्चारण करते हैं उसका प्रयत्न अभ्यांतर हो रहा है या बाह्य। आभ्यांतर यानी कि मुख खुलने के आधार पर आभ्यांतर जो है, इसी को क्या कहते हैं, आभ्यांतर प्रयत्न या फिर मुख खुलने के आधार पर। संवृत स्वर यानी कि वृत्त का मतलब वही गोल है, ठीक है, लेकिन अब जो है इसमें कुछ अंतर भी होगा, यानी कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार से कुछ अंतर भी है। किस प्रकार से देखते हैं, संवृत स्वर या फिर विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर कैसे देखते हैं। संवृत स्वर का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है, हमारा जो मुंह है लगभग बंद सा होता है वृत्त की तरह। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। और वी जो उपसर्ग है ना, वो विशेष रूप में अर्थ देता है, यानी कि सबसे ज्यादा। यानी कि विवृत का मतलब हुआ जब हमारा मुंह सबसे ज्यादा खुला हुआ होगा। और संवृत का मतलब क्या होगा, जब हमारा जो मुंह है बंद होगा। अर्ध संवृत का मतलब हो गया अर्ध यानी कि आधा, और संवृत यानी कि बंद। और अर्ध विवृत का मतलब हो गया आधा खुला। ये हमने अभी जो है विभाजन किया है, आगे जो है इसके बारे में विस्तार से बताएगा। और बाह्य प्रयत्न में जो है किस प्रकार से जो है इनका जो है घोषत्व के आधार पर सघोष और अघोष, और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो जो है इनके भेद हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि घोषत्व के आधार पर इनके घोष और जो है अघोष वर्ण, और प्राणत्व के आधार पर नीचे जो है दिए गए हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखते हैं आगे, ये बताएगा यहाँ पर, ठीक है। संवृत कौन कौन से स्वर हैं, विवृत कौन से हैं, अर्ध संवृत कौन से हैं और अर्ध विवृत कौन से हैं, देखते हैं। संवृत स्वर को बोलने से मुंह जो है सबसे कम खुलता है, लगभग जो बंद सा रहता है, हम कह सकते हैं इसी को क्या कह सकते हैं हम, कि मुंह हमारा लगभग बंद सा रहता है, या फिर मुंह क्या होता है, सबसे कम खुला होता है। किन किन के उच्चारण में, ई और ऊ। देखते हैं ई ऊ। विव्रत का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा खुला होगा, आ। देखो खुल रहा है, देखो आ, जैसे ही आ का उच्चारण करोगे सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। अब मैं बोलता हूँ ई, देखो थोड़ा सा बिल्कुल खुला है, ई ई ऊ ऊ में तो बिल्कुल बंद सा ही लगता है, लेकिन साथ में ई में भी जो है बिल्कुल कम सा ही खुलता है हमारा। अर्ध संवृत यानी कि जो है बंद, जो ई से थोड़ा सा जो है ज्यादा खुलेगा, यानी कि बंद तो होगा, यानी कि हम जो देख रहे थे संवृत में क्या था, लगभग मुंह बंद था, जबकि अर्ध संवृत में क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, जबकि अर्ध विवृत में उससे ज्यादा खुलेगा, और विवृत में सबसे ज्यादा खुलेगा, ठीक है। तो अर्ध संवृत में कौन कौन से आएंगे, ए और औ। सभी जानते हैं ए और ई से, यानी कि ए और ई से मिलकर के क्या बनता है, ए। और
ए और ऊ से मिलकर के क्या बनता है, ओ। ठीक है, अब जो अर्धविवृत कौन से होंगे, इनके अलावा जो बच गए, यानी कि ए, आई और औ। यानी कि हमने देखा था सबसे ज्यादा जो हमारा मुंह है आ में खुलता था, आ, इसके बाद में ए, यानी कि आ से थोड़ा सा कम, ए में, आई में भी ज्यादा खुलता है। तो अर्धसंवृत कौन से होंगे, इन्हीं के छोटे रूप होंगे, ए और ओ। यानी कि अर्धसंवृत में तो छोटे वाले कौन से, ए और ओ। और अर्धविवृत में ए का बड़ा रूप आई दीर्घ रूप और ओ का दीर्घ रूप औ, और इनके साथ में ए बी, ये तीनों किसमें आएंगे, अर्धविवृत में। तो इसको आप चाहे बोल के आपको जो है ध्यान रख सकता है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आपको इनको ध्यान रखना है कि सबसे पहले संवृत और जो है विवृत को याद रखो। ठीक है, संवृत में सभी जानते हैं ई और ऊ है। ठीक है, और विवृत के अंदर सभी जानते हैं आ, ये तो आसानी से बोल के भी देख लोगे वहां पर तो भी आपको पता चल जाएगा आ। तो ई और ऊ ये क्या है, संवृत आ विवृत है। अब जो है अर्ध संवृत और अर्ध जो है विवृत, अर्ध संवृत में इनके छोटे रूप किसके, ए और ओ, अभी इन्हीं के दीर्घ रूप अर्ध विवृत में होंगे, अर्ध यानी कि ज्यादा, विवृत यानी खुलता है। अब आपको ये लगना चाहिए कि अर्ध संवृत और अर्ध विवृत एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन नहीं है, अर्ध संवृत में कम खुलता है। ठीक है, हम चारों की तुलना करते हैं। पहले देखो, संवृत में हम मान लेते हैं थोड़ा सा बंद सा ही मुंह है, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, विवृत से पहले हम देखते हैं अर्ध संवृत क्या होगा। अर्ध संवृत में हो गया लगभग थोड़ा सा खुलेगा मुंह, ये ऊपर वाला जो होठ है, ये हमारा ऊपर वाला होठ है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। अब अर्धविवृत में क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर का होठ है तो और थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, और विवृत में सबसे ज्यादा खुलेगा, हम कह देंगे यूं हमारा मुंह खुलेगा। तो समझ गए, यानी कि जो है संवृत में लगभग हमारा जो मुंह बंद सा रहता है, वही जो है अर्ध संवृत में थोड़ा ज्यादा खुलता है, और अर्ध विवृत में और ज्यादा खुलता है, और विवृत में पूरा खुलता है। ठीक है, तो अभी पता चल गया होगा, संवृत में सभी जानते हैं ई और ऊ है। और संवृत के बाद में हम जो है डायरेक्ट अर्ध संवृत भी देख लेते हैं। अर्ध संवृत इनसे बनने वाले ही हैं। ठीक है, ई और ऊ से हम जब ए और ई मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए, और ए और ऊ मिलाते हैं तो ओ। ये इनके क्या है, छोटे रूप। अभी इन्हीं के बड़े रूप क्या है, तो वो किस में आएंगे, अर्धविवृत में। कौन से हैं, ए का दीर्घ रूप आई और ओ का दीर्घ रूप औ। ठीक है, इनके अलावा जो बच गए वो सभी क्या है, विवृत या आ, ध्यान भी रख सकते हो आ, लेकिन साथ में यहाँ पर ए भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अर्धविवृत में ए भी। चलें आगे, वहां पर एक बार फिर से रिकॉल करके दिखाओ मुझे, ध्यान है या नहीं। ठीक है, संवृत में फिर से बता देता हूं, संवृत में सभी जानते हैं कि ई और ऊ है। इसके बाद में हमने देखा था अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में हमने देखा था इनसे बनने वाले, लेकिन कितने छोटे वाले रूप, बड़े वाले नहीं। इनसे जो है ई और ऊ से दो रूप बनते हैं। ठीक है, एक तो ए बनेगा और एक ओ बनेगा। अब जो है अर्धविवृत, अर्धविवृत में इसका दीर्घ रूप आई और इस ओ का दीर्घ रूप औ, साथ में ए भी रहता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। अब जो विवृत है, विवृत में तो एक ही है, वो क्या है, आ। अग्र मध्य और पश्चिम में बताओ, पीछे याद करो, अग्र क्या है, मध्य क्या है, पश्चिम क्या है। तो मध्य में तो ए था, अग्र में बताओ आप लोग, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में ए के साथ और भी कुछ था, बताओ। ए भी जो है पश्चिम में था, और इसके साथ साथ क्या क्या था, और यहाँ पर जो है क्या है, ये भी बताओ, अग्र में और पश्चिम में, ये आपको बताना है। चलो, अब जो है हम देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न घोषत्व के आधार पर ऐसे ही निर्नुनासिक को और अनुनासिक को भी कॉल करो, क्या आपको याद है, नहीं है तो फिर से जो पीछे जाकर के देखना। ठीक है, और अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है, ये भी मैंने पीछे बताया। ठीक है, मात्राओं वाला। ठीक है, अब मैं फिर से बताने लगूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, घोष में जब व्यंजनों का जो वर्गीकरण देखेंगे तभी भी आने वाला है। ठीक है, तो घोषत्व में जो है सभी स्वर आते हैं, यानी कि घोष के साथ जो है इसका उच्चारण होता है, और अघोष में कोई स्वर भी शामिल नहीं है।
घोषत्व का मतलब एकदम से जो हवा जो है स्फोट के साथ भी कहीं ना कहीं निकलती है, और ऐसा लगता है जैसे जो है कहीं ना कहीं उच्चारण तेजी से हो रहा है, और सभी स्वर क्या है, घोष है, या इसी घोष को क्या कहते हैं, सघोष भी ध्यान रखना, ठीक है। कहीं जो है ये ध्यान रखना एक बार, ठीक है, ये व्यंजनों में भी आने वाले हैं, अघोष और इधर घोष कह दें या सघोष कह दें, सभी जानते हैं घोष, और इसके साथ में स उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ नहीं बदलेगा, सघोष, लेकिन इसके साथ अ उपसर्ग लगा देंगे तो फिर ये नकारात्मक अर्थ देता है, ठीक है। तो कई घोष या सघोष, तो दोनों ही बात एक है, सभी स्वर क्या है, सघोष या घोष है। ऐसे ही प्राणत्व के आधार पर बात करें तो अल्प प्राण, अल्प यानी कि थोड़ी, प्राण यानी कि हवा जब निकलती है, और महाप्राण क्या है, जब ज्यादा जो है हवा जो है निकलती है, तो हमारे स्वर क्या है, सभी अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। री का देखने, री अपवाद है, इनको जो है इसके वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर भी जो है री को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो हमसे कहे कि जो है स्वर क्या है, तो हम कह देंगे स्वर जो है घोषत्व के आधार पर सघोष और अल्प प्राण। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे भाई जो है ए क्या है, तो अल्प प्राण और घोष है, ऐसे ही दे देगा वो महाप्राण, दूसरे ऑप्शन में महाप्राण, और जो है अघोष है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो दे देगा अल्प प्राण और जो है अघोष दे देगा, फिर जो है महाप्राण और घोष दे देगा, लेकिन यहाँ पर सभी को पता है, ध्यान रखना, अल्प प्राण और क्या है, घोष या सघोष। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। हमारे जो स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है, उसमें जो अगला जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। कुछ स्वर मूल हैं, ये हमने पीछे भी देखा था, है ना, मूल स्वर कौन कौन से, तब मैंने जो है शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। और ये संधि स्वर, ठीक है, जब हमने जो है वो बात की थी कि जो है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से, तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा दीर्घ वाले को थोड़ा सा खोल के बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, मूल स्वर सभी जानते हैं, ए, ई, उ और री, और संधि स्वर में या दीर्घ स्वर में इन्हीं को जो है, संधि स्वरों को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सभी जानते हैं जो दीर्घ संधि होती है वो ए में ए या आ के मिलने से आ बनता है, ऐसे जो है ई, छोटी ई में बड़ी ई या छोटी, इधर भी छोटी ई या बड़ी ई हो तो बड़ा ही बनता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही ऊ में ऊ मिलने से बड़ा ऊ बनता है, तो ये क्या है, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर एक ही बात है। संयुक्त स्वर यानी कि इनमें दो स्वर मिले हुए हैं, मैंने बताया था, ए और ई मिलकर के ए बना है, ठीक है, और ए और ऊ मिलकर के ओ बना है। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर, यानी कि दो स्वरों से हम जानते हैं, दीर्घ तो किसी कोई छोटी चीज है उसका बड़ा रूप होता है, लेकिन संयुक्त का मतलब क्या होता है, उसमें दो जो है स्वर या व्यंजन मिले होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों की बात चली, दो स्वर मिलेंगे, जब जो है संयुक्त व्यंजन आएंगे तो दो व्यंजन मिलकर के जो है एक स्वर का जो है सॉरी एक व्यंजन का निर्माण करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अब देख लेते हैं उच्चारण कहां कहां से हो रहा है स्वरों का। कंठ, ए आ, यानी कि सभी जानते हैं, जब व्यंजनों की बात करेंगे तो यहां पर कै वर्ग आएगा, ठीक है, कै वर्ग, ये भी मैं साथ में बताता हुआ चलता हूं, फिर से रिपीट होगा आगे जो व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तालव्य में यानी कि क्रम से चल रहे हैं, ठीक है, ए आ, देखो यहां से बोल रहे हैं ए आ। तालव्य ऊपर का मैंने बताया था, तालु, ये वाला जो भाग है, यहां पर हम यूं कहें ये हमारा जो है यहाँ पर यूं ये तालु सा होता है, ठीक है, ये लटका हुआ सा, ये हमारा मान लेते हैं हम कंठ है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ से जो है ये यहाँ पर ये जो आप लोग क्या बोलते हैं, कागला, या जो ऐसे कुछ देसी भाषा में ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये जो क्या होता है, तालु होता है। तो ये क्या होता है, ये च वर्ग, च छ जय जय, और साथ में ई। मूर्धन्य में री वर्ग आता है, सॉरी री आता है केवल, और इसमें कौन सा वर्ग आता है, तय वर्ग, तय थ ड ढ न। ओष्ठ में बीच में एक दंत वाला रह गया, ठीक है, दंत वाला यहाँ पर नहीं है, स्वरों का जो है दंत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब तय थ द धने की बात करेंगे हम व्यंजनों में, तब उसका जो उच्चारण है इसमें होगा दंत में। ओष्ठ में, ओष्ठ वर्ण सभी जानते हैं उ, ओठ उ, ये आसानी से याद रहता है, ठीक है, ओष्ठ
उ ऊ, यानी कि ओठ हमारे जो है ओठ जो है गोल होते हैं। ऐसे ही वहां पर पै वर्ग पै फै बै भै मै, ये क्या है, ये भी क्या है वर्ग, ये व्यंजनों का देख रहे हैं हम, ठीक है, साथ में व्यंजन भी। कंठ और तालव्य, यानी कि हम जानते हैं सभी ए का जो है उच्चारण कंठ से हो रहा है, ई का उच्चारण देख लो तालु से, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कंठ तालु, यानी कि ए का उच्चारण कंठ से, ई का जो है उच्चारण तालु से, दोनों को मिलाकर के कंठ तालु। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ सभी जानते हैं, कंठ का उच्चारण ए से, ए का उच्चारण कंठ से, और उ और या फिर उ का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, तो इनको बोल दिया कंठोष्ठ। ऐसे ही इसको ये भी लिख देते हैं ना कि कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ, ठीक है। तो ध्यान रखने हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर ए आ शुरुआत आ रहा है तो कै वर्ग का जहां से उच्चारण होता है वहीं से कंठ, तालव्य का ई, इसके बाद में मूर्धन्य से री, और ओष्ठ भी जानते हैं उ, और ए आई और ओ औ दो दो से मिलकर के बने हैं, यानी कि एक तरीके से जो है संयुक्त स्वर है। तो कंठ तालव्य से ए आई का और कंठोष्ठ से ओ औ का उच्चारण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लगभग जो है समाप्ति की ओर है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ने जो है बहुत ज्यादा वर्गीकरण करा दी, केवल स्वर के वर्गीकरण ज्यादा है व्यंजन की बजाय, ठीक है। व्यंजन में भी है लेकिन इतने नहीं जितने स्वरों का जो है वर्गीकरण ज्यादा प्रकार से किया गया। जाति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, इनका जो है नंबर डाल लेना आप, पहले एक जो है एक पेज में लिखोगे तब, यानी कि आप जो है कोई भी जो कॉपी है उसमें नोट्स बनाने हैं तभी ये याद रह पाएंगे आपको, ठीक है। तो वहां पर यहाँ लिखना यू स्वर ऊपर, ठीक है, फिर इनके वर्गीकरण करना यूं, फिर यूं, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है मात्रा काल के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर, जो है मुख आकृति के आधार पर, ऐसे आपको जो है अलग अलग प्रकार से ये बना करके फिर इसके जो प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार से अच्छे से इसको डायग्राम बनाओगे एक जो है पूरे पेज पर, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाओ तभी जो है इसको बार बार देखोगे तब जो है चीजें याद रहेगी। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, यानी कि एक जाति के जो स्वर, यानी कि एक समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों को स्वर्ण स्वर के नाम से भी जाना जाता है। हम कहते नहीं ये सवर्ण है, यानी कि उसी वर्ण का, स यानी कि साथ में, वर्ण यानी कि उसी वर्ण के, ऐसे ही सजातीय यानी कि उसी जाति का है, ठीक है। कुछ वीडियो पीछे चल रही है क्या? चलो, एक समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों को सवर्ण स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में ए आ ई सभी जानते हैं, ये जो है ए आ, ये क्या है, सजातीय स्वर है, ठीक है। ऐसे ई और ऊ, ये क्या है, सजातीय स्वर है। बाकी सब क्या है, विजातीय। असमान उच्चारण स्थान और प्रियतन से उत्पन्न होने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहेंगे, क्योंकि हमने देखा पीछे जो है, यानी कि ये तो ए और ई से मिलकर के बना है, ऐसे ही ये जो क्या है ए और ऊ से मिलकर के बना है, तो ये तो है ही, जो संयुक्त वाले जो स्वर हमने देखे थे ये तो है ही, ठीक है। लेकिन जब हम ए के साथ में ई मिला देंगे तो ये भी तो विजातीय हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विजातीय। जब हम सब ए के साथ में ए मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए के साथ में आ मिला देंगे तो ये क्या होगा, ये सजातीय होगा। लेकिन ए के साथ ई मिलाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, विजातीय हो जाएंगे, अलग अलग जाति के हो जाएंगे। तो यहां तक हमने देखा स्वरों के बारे में। नेक्स्ट जो है लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में व्यंजनों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इसको जो है आपको अच्छे से जो है नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। आपको अच्छे से जो है नोट्स बनाने हैं। इसको पहले कॉपी में मैंने बताया ऊपर जो है स्वर लिखना, ठीक है, और उसको जो है अलग अलग प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी जो हमारे वर्गीकरण है उनको फिर नीचे से जितने भी जो है उपभागों में बांटा गया है उसको अच्छे से लिखना। तो फिर जो है भले ही आप नीचे परिभाषा अलग से लिखना चाहो या केवल जो है उनके भाई ये कौन सा है, परिभाषा तो बहुत ज्यादा इनकी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कौन सा जो है स्वर कौन सी जो है उच्चारण स्थान में या फिर जो है कौन सी जो है जगह पर बैठा है, तो ये आपको जो है खास करके ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्लास में हम जो है व्यंजनों का अध्ययन करने वाले हैं।